हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम कंप्यूटर के ओ लेवल का जो है वो पूरा कोर्स फ्री में आपके लिए लेके आएंगे। इसका ओरिएंटेशन सेशन ऑलरेडी कवर कर चुका हूं मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि क्यों ओ लेवल करना है, क्या ज़रूरत है इसकी, कैसे इसे किया जा सकता है, कौन कौन से तरीके हैं, आप इसे इंस्टीट्यूट के थ्रू कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इन सारी बातों का जवाब मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। आई होप आपने उसे देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाएं, उस पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम लेके आए हैं पहला चैप्टर आपके लिए। पहले चैप्टर में ही कुछ टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस जर्नी का। तो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड लेटेस्ट गैजेट्स, और जो प्रेजेंट किया जा रहा है मेरे यानी कौशल श्रीवास्तव के द्वारा, और इसे आप हमारे चैनल कोड्स इन इंडिया पर डायरेक्टली देख सकते हैं। इससे रिलेटेड कंटेंट आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, जो कि है codesinindia.online। तो आज या यूँ कहें कि इस चैप्टर का एजेंडा क्या होगा, हम इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब हम जनरेशन्स की बात करेंगे आप सिंपली, है ना, कि कितने जनरेशन्स में डेवलप हुआ है ये, और कैसे डेवलप हुआ, मतलब इसका इवोल्यूशन प्रोसेस कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा। साथ साथ जानेंगे आईटी गैजेट्स के बारे में और उनके एप्लीकेशंस के बारे में, बेसिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में भी इसमें समझेंगे, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स या यूँ कहें कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, मेमोरी और स्टोरेज के बारे में जानेंगे, सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में जानेंगे, इनके बीच जो है वो कंपैरिजन करके भी हम देख लेंगे, और साथ साथ हम कुछ मोबाइल ऐप्स के बारे में भी जानेंगे। एक चीज़ जो शायद मैं यहाँ मिस कर गया हूँ लिखने के लिए, वो है कि टाइप ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में भी जानेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ना, कितने तरीके के कंप्यूटर होते हैं, उनका क्या अनुप्रयोग होता है, कैसे कैसे वो डिफाइन किए गए हैं, इनके बारे में भी हम देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सिर्फ दो ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, बेसिकली इंट्रोडक्शन का और हम कहेंगे इवोल्यूशन का। तो अगर मैं कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन की बात करूं तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आपके दिमाग में कुछ इस तरीके की छवि बन के आती है, लाइक कुछ इस तरीके का आप सोचते हैं कि एक मॉनिटर होगा, एक कीबोर्ड होगा, सिंपली एक माउस होगा, एक सीपीयू होगा, इस तरीके का। या अभी थोड़े आप एडवांस्ड हैं तो आप लैपटॉप के बारे में सोच सकते हैं, है ना, या उससे भी थोड़े और एडवांस हैं तो आप मोबाइल के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। इसके अलावा आप स्मार्ट वॉचेस के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, कंप्यूटर के प्रकार हैं बेसिकली। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, जैसा मैंने अभी बताया आपसे। दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और जो प्रोग्राम करती हैं हमारे लिए, और जो भी हम डेटा देते हैं उनको प्रोसेस करके हमें एक रिजल्ट देती है ना। कोई भी टास्क हम देते हैं तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करती हैं। तो अगर हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो बेसिकली इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या यूँ कहें प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जो भी हम डेटा देंगे इट विल प्रोसेस एंड देन आफ्टर इट विल गिव अ वैल्यूएबल रिजल्ट जो हमारे काम का होगा। तो कंप्यूटर के आगे समझने के लिए, एक कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है, हमें एक टर्मिनोलॉजी समझनी होगी, जो कि है आईपॉस साइकिल की। जब भी कोई मशीन या कोई भी कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज यूज्ड टू परफॉर्म द इंस्ट्रक्शन वॉट एवर वी विल गिव। तो जब भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसको परफॉर्म करती है, तो करता है या करती है, जो भी आप कहें, है ना। तो कैसे करते, बेसिकली हम एक इनपुट देंगे, उसके बाद वो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस इनपुट के बेस्ड पे होगा और एक पर्टिकुलर आउटपुट आपको देगा। तो इन्हीं को हम बोलते थे पहले आईपीओ साइकिल, ठीक है। लेकिन लास्ट में हमने इसमें स्टोरेज की कैपेसिटी भी जोड़ दी, तो हम इसको अब आईपॉस साइकिल के नाम से जानते हैं, ठीक। तो जब भी मैं आपसे या यूँ कहें कि आईपॉस साइकिल से कोई क्वेश्चन आए तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी कोई डेटा आप देंगे वो प्रोसेस होगा, उसका एक वैल्यूएबल आउटपुट आएगा। कंप्यूटर भी इन्हीं काम को करता है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सिंपली डेफिनेशन की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज टेक द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूजर, है ना, टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग गिव्स अस अ वैल्यूएबल आउटपुट। इट इज ऑल्सो एबल टू स्टोर द डेटा, या यूँ कहें कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स द इनपुट फ्रॉम यूजर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग गिव्स अस अ आउटपुट। तो ये अपने तरीके से आप लिख सकते हैं, अपने तरीके से आप बना सकते हैं। बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड। बाकी लैंग्वेजेस तो आप देख ही लेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिख ही दिया है कि कंप्यूटर इज एन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस द डेटा एंड परफॉर्म अ
वाइडली वैरायटी ऑफ टास्क बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड टू इट। अब उस टर्म में क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है सारे टास्क। ये बात आपको समझनी होगी। अगर हम फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें कि फंडामेंटल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है सीपीयू, जिसे आमतौर पे आप ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। हम इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। दूसरा होता है मेमोरी, है ना, तो सारे प्रोसेसिंग वाले काम जो होंगे वो आपको सीपीयू में देखने को मिलेंगे। दूसरा होता है मेमोरी, आमतौर पे हम स्टोरेज से इसका आइडिया लगा लेते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी जो बेसिकली है परमानेंट और यूँ कहें कि टेम्पररी, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। कुछ डिवाइसेस जो यूज़ होती हैं लाइक डेटा इनपुट करने के लिए, तो हम उन्हें इनपुट डिवाइसेस बोलेंगे। डेटा को आउटपुट लाइक डेटा को यूज़र तक पहुंचाने के लिए, तो हमें वो आउटपुट डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, इनको एक एक करके समझेंगे। जो प्रोसेसिंग में यूज़ होता है, तो बेसिकली एक मदरबोर्ड यूज़ होता है ना, जो सर्किट बोर्ड टाइप का होता है। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ फंडामेंटल बता रहा हूँ कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बेसिकली यूज़र इंटरेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जितने भी हार्डवेयर होते हैं उनके रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करता है। आमतौर पे आप विंडोज़ का इस्तेमाल करते होंगे, है ना, या फ़ोन में आप एंड्रॉयड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हर काम के लिए कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम रन कराते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप गाने बजाने के लिए VLC मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, है ना। मोबाइल फ़ोन में अगर आप जैसे आप मान लीजिए कि गेम खेलना चाहते हैं, तो आप मान लीजिए PUBG के, ना, तो ये PUBG गेम के लिए एक पैकेज आता है जो सॉफ्टवेयर्स का पैकेज होता है। या यूँ कहें कि हम कोई नॉर्मल सा काम करने जा रहे हैं, जैसे सिंपली आप मोबाइल पे गाना बजाएंगे, तो आप वहाँ पे भी लाइक म्यूज़िक प्लेयर, कोई ना कोई म्यूज़िक प्लेयर आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाना या कुछ भी, है ना, जो भी आप प्लेयर इस्तेमाल करते हो। देन पेरिफेरल्स डिवाइसेस, बेसिकली जो भी कंप्यूटर से कनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं, आमतौर पर हम पेरिफेरल के तौर पे समझते हैं। और नेटवर्क कनेक्टिविटी, अभी ये LAN के साथ आते हैं, है ना, लोकल एरिया नेटवर्क्स कनेक्टिविटी के लिए एक पोर्ट मिलता है आपको उसमें। इसके अलावा इसमें जो है वो आपको NIC मिलता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आगे चल के हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम आज के जो टॉपिक हैं उनको सिर्फ बेसिक समझ लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर क्या है, उसके फंडामेंटल कंपोनेंट कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं कि इसका एवोल्यूशन प्रोसेस कैसे डिस्कस किया जा सकता है। स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में हमने बताया था कि ये मैकेनिकल कैलकुलेटर के तौर पे इस्तेमाल किए जाते थे पहले। जैसे एक हुआ था एबेकस, कुछ जगह ये आपको 2700 BC दिखेगा, कुछ जगहों पे ये 5000 साल पहले दिखेगा, है ना, कुछ जगहों पे अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। लेकिन आप समझिए कि 5000 साल पहले और 2700 BC में बहुत अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग AD में जी रहे हैं, है ना। तो जैसे हमारा AD है 2023, तो 2023 ईयर्स ये और 2700 साल ये, तो करीब 5000 साल के आसपास बन जाता है। 327 और 4723, ऐसे ही करीब लगभग 5000 साल के आसपास देखने को मिलता है। ये चाइना में आविष्कार हुआ था इसका। और देन आफ्टर पास्कल कैलकुलेटर देखने को मिलता है आपको 1652 में। इनको बनाया था ब्लेज पास्कल, है ना। तो मेनली इसे डिस्कस किया जाता है यहाँ से लाइक 1822 से। और डिफरेंस इंजन जो है वो बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, है ना। ऐसा माना जाता है कि इसका डिज़ाइन जो है वो बहुत सिमिलर था कंप्यूटर के, दैट्स वाई इनको जो है वो कंप्यूटर का फादर भी कहा जाता है। इन्होंने ही मॉडिफाई करके इसको बनाया एनालिटिकल इंजन, है ना। इसमें एक नाम और आता है एडा अगास्टा, है ना, लेडी एडा अगास्टा, जो चार्ल्स बेबेज की शिष्या भी थी, और उन्होंने इसमें बड़ा योगदान दिया था। दैट्स वाई इनको जो है मदर ऑफ कंप्यूटर या लेडी एडा बोला जाता था। इनके नाम से एक लैंग्वेज भी है एडा, कंप्यूटर में एक लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। एक और मैकेनिकल कैलकुलेटर आया जिसका नाम था द मिलेनियर, और ये 1893 में आया। बेसिकली हम इस प्रोसेस में समझ लेते हैं कि पहले हम एबेकस की बात करेंगे, देन आफ्टर हम देख रहे थे नेपियर बोन्स को, फिर हम देख रहे थे पास्कलाइन को और लेबनीज व्हील, उसके बाद मार्क 1। ये सारे जो आपके बेसिक कंप्यूटर्स हुआ करते थे जो स्टार्टिंग में थे। सेंसस मशीन, एनालिटिकल इंजन और जेकार्ड्स लूप। मैं एक एक करके नाम बता देता हूँ। देखिए इसका तो कोई नाम है नहीं, ये डेवलप हुआ था चाइना में
है ना। नेपियर का है जॉन नेपियर, पास्कलाइन का ब्लेज पास्कल, लेबनीज व्हील या लेबनीज कैलकुलेटर भी बोला जाता था, तो इसको नाम था ग्रॉटफ्रेड, ग्रॉटफ्रेड या ग्रॉटफील्ड कहीं लिखना मिलता है, ग्रॉटफील्ड लेबनीज। मार्क 1 को बेसिकली ये बनाया था IBM ने। सेंसस मशीन भी, सेंसस मशीन के लिए किसी एक पर्टिकुलर का नाम नहीं आता है। एनालिटिकल इंजन जो है वो आपका था चार्ल्स बेबेज ने, है ना। जेकार्ड्स लूम को बनाया था जोसेफ जेकार्ड ने, ना। तो ये प्रोसेस ऐसे चलते हुए, मतलब अबेकस, नेपियर बोन, पास्कलाइन, लेबनीज, और देन आफ्टर जेकार्ड्स लूम, एनालिटिकल इंजन, सेंसस मशीन और मार्क 1 तक आया। बेसिकली ये इस टर्मिनोलॉजी में लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि जब हमारे पास मार्क 1 तक की कंडीशंस आ गई, तो हम इसे उसके बाद के सेशंस को हम बेसिकली क्या करते हैं कि फेजेस में डिवाइड करते हैं, आप कहें कंप्यूटर के जनरेशंस में डिवाइड कर देते हैं। इसके बारे में मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, आप उसे चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझाता चलता हूँ। तो जब भी हम इसके फेज की बात करेंगे, तो पहला जनरेशन जो है वो 1940 से 1956 के बीच में देखा जाता है। उसके बाद 1956 से 1963, 64 से 71, 71 से प्रेजेंट, और प्रेजेंट एंड बियॉन्ड को आप 5th जनरेशन में लेके चलते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कोई भी जब भी डेवलपमेंट की बात होगी, तो वो कभी एक दिन में नहीं होती, है ना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टाइम। तो बेसिकली टाइम बिहाफ की प्रोसेस होती है और धीरे धीरे करके डेवलप होती है। तो कई बार आप देखेंगे कि ये बुक्स में आपको 1941 के बजाय 43 या 45 भी देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे परेशान नहीं होना है कि ये तो गलत बता दिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आसपास के टाइम, अब जब आपके क्वेश्चंस, अब आप ये पूछ सकते हैं कि MCQ आया, अगर मान लीजिए कि ऐसा आ गया कि 41, 42, 43, तो कभी ऐसा MCQ पॉसिबल ही नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही आएगा, कम से कम 5-7 साल का डिफरेंस रहेगा। तो आप ये मान के चलिए 1941 से 43, 44 तक भी अगर आ जाता है, तो इट विल बी गो विथ फर्स्ट जनरेशन। ऐसे ही 56 से 63, 65 भी हो सकता है, ये कुछ जगह 64 भी लिखा हुआ है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि इसको देख के अगर किसी आप बुक से पढ़ रहे हैं और उसमें थोड़ा आगे पीछे हो, तो आप परेशान नहीं होंगे। जो भी यहाँ पे मैंने लिया है बहुत ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया है ना। और सोर्सेज जो हैं वो इग्नू के बुक्स का इस्तेमाल किया गया है इसमें। उसके अलावा कंप्यूटर के और जो सारी किताबें हैं उनके थ्रू भी लिखा गया है। और मैं चूँकि 8 से ऊपर साल हो गए, 8+ साल, बल्कि आप यूँ कहें कि करीब 9 साल के आसपास हो चुका है ना। इसी 5 सितंबर को 9 साल पूरे कर लिए मैंने। तो 9 साल से लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर्स को, और अलग अलग कम्पिटिटिव लेवल पर और बेसिक स्कूल्स में। तो आपको मैं जो बता रहा हूँ वो बहुत सटीक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए समझ लेते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को। इससे पहले कि हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को समझें, हमें ये देख लेना होगा ये इमेज है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, जिसमें यूज़ किया जाता था वैक्यूम ट्यूब। इसके लिए मतलब वैक्यूम ट्यूब आप आमतौर पर ऐसे समझिए कि आज के समय में जैसे आप बल्ब का इस्तेमाल करते थे ना, कुछ ऐसा ही, इतना ही बड़ा होता था। यूँ कह सकते हैं कि CFL का, तो CFL जब यूज़ किए जाते थे उस टाइप के ये बने होते थे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये काफ़ी बड़े होते थे, आकार में बहुत बड़े होते थे, और बेसिक प्रोसेसिंग के काम आते थे। तो फर्स्ट जनरेशन लैपटॉप गलत लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था, उसका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसे आप कहें, उसका नाम था ENIAC, और उसका फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड इट हियर। और इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक। 1941 में डिज़ाइन किया गया था विलियम मुचले और जॉन एकर्ट, ठीक है। कई जगह एकर्ट आगे लिखा मिलता है, तो उसमें आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और ये बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था आर्टरली फायरिंग टेबल्स को, जो कि आर्मी ट्रेजेक्टरीज में या रिसर्च लैब में इस्तेमाल होती थी अमेरिकन ट्रूप्स के द्वारा। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली इनका नाम याद रखिए कि ENIAC फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, और जो कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दूसरा ये है कि इसको बनाया था जॉन एकर्ट और विलियम मुचले 1942 समवेयर, ठीक। इन्होंने 42 से स्टार्ट किया, 45 में कवर किया। मोस्ट ऑफ द बुक में 42 ही देखने को मिलता है, 1942। तो आप याद रखिएगा 1942 में से बनाया गया।
इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया कि ये 500 फीट जो है वो लंबा था, बड़ा था और काफ़ी बड़ा था। इसमें करीब 17,000 वैक्यूम ट्यूब लगी थी, तो काफ़ी बड़ा होना ही था। इसकी जो साइज़ थी वो टन थी, लाइक बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी ये कंजप्ट करता था और उसी के साथ साथ जो है वो कह सकते हैं कि बहुत सारी हीट जो है वो प्रोड्यूस करता था। तो इसी के बारे में यहाँ बताया गया है। बेसिकली इस डिवाइस को यहाँ पे दिखाया गया है, काफ़ी हीट प्रोड्यूस करता था। इससे आपको 2-3 चीज़ों का आइडिया लग जाएगा। पहला कि इस जनरेशन के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे, है ना। दूसरा ये है कि वो बहुत सारा हीट जनरेट करते थे। तीसरा ये है कि जब वो हीट जनरेट करते थे आमतौर पे, तो उनका स्ट्रक्चर जो है वो जैसे आज के समय में एक कमरा कह सकते हैं, सिंपली इतना बड़ा होता था। उसमें जो सर्किट्स इस्तेमाल की जाती थी उनको हम बेसिकली आप कह सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। कैलकुलेशंस कैसे करते थे, तो एनईएक के बारे में ही समझाया गया है यहाँ पे। एनईएक के बारे में मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि एनईएक जो है वो बहुत फेमस हुआ था उस समय। आज भी जब भी हम बात करते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की, तो एनईएक का ही नाम आता है। तो इनके कैलकुलेशंस बहुत स्पीड वाले नहीं थे, ठीक ठाक थे, मतलब चलते थे, अच्छा खासा कैलकुलेट करते थे। उस समय तो बेहतर माने जाते रहे होंगे, लेकिन आज के कंप्यूटर से कंपैरिजन करेंगे तो बहुत पीछे देखने को मिलेगा आपको। इसका ड्रॉबैक ये था कि बहुत सारा काम करने में अगर इसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी और वो जो है बेसिकली टाइम वेस्टिंग था। उतने समय में आप कैलकुलेट करते तो कैलकुलेशन भी हो जाती थी आमतौर पर, ठीक। फिर एक मशीन का नाम आता है यूनिवेक, जिसका नाम था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसे भी एकर्ट और मुचले द्वारा ही बनाया गया था 1947 समवेयर। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया का जब जो है वो इंडिया को जब आज़ादी मिली, अब तो भारत हो गया है, तो भारत को जब आज़ादी मिली तो इसे बनाया गया था, उसी समय में ये बना था, ठीक। ये सेंसस के लिए बनाया गया था, मतलब जनगणना के लिए 1951 में पहली बार यूज किया गया इसे। इस जनरेशन के कंप्यूटर के एडवांटेज क्या थे, तो एडवांटेज उस समय के लिए एडवांटेज थे, आज के समय में जो है वो बहुत एडवांटेज नहीं माने जाएंगे, ठीक है। ये शुरुआती जनरेशन के कंप्यूटर थे और उस समय के लिए ये क्विक कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे। बेसिकली कंप्यूटर की बात करें तो कैलकुलेशन के लिए ही इसे बनाया गया था, ठीक है। इससे पहले कि मैं सेकेंड जनरेशन पे चलूँ, अच्छा थोड़ी और बातें हैं यहाँ पे देख लेते हैं। लिमिटेशन क्या था कि स्पीड बहुत स्लो थी, है ना, पावर कंजप्शन बहुत हाई था, उसके बाद बहुत बड़ा एरिया ले लेते थे, तो इंस्टॉलेशन करना बहुत मुश्किल था। मान लीजिए कोई जैसे असुविधा हो गई, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसको फाइंड करना, उसको खोजना बहुत टफ टास्क हुआ करता था, है ना। एक जगह से दूसरे जगह मूव कराना हुआ तो वो बहुत सारी इश्यूज आते थे, उनको मूव कराना बहुत टफ टास्क हुआ करता था। तो फर्स्ट जनरेशन में ये इश्यूज थे आपको, ठीक। डिसएडवांटेज के तौर पे मैंने लिखा था कि कंप्यूटर लार्जेस्ट थे और बहुत सारा क्वांटिटी ऑफ एनर्जी खर्च करते थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब लगाते थे, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती थी आसपास खड़े होने के लिए। इसके लिए कूलिंग, ठीक है, बस लाइक कूलिंग की चीज़ें भी इस्तेमाल करनी पड़ती थी, ठीक है। और इसके अलावा एयर कंडीशनर होगा, कंडीशनिंग इज नीडेड यहाँ पे, ठीक है। कांस्टेंट मेन वाज नीडेड, तो इस समय जैसे बहुत देर तक हीट करा तो उसके बाद वो जल जाते थे या कुछ ऐसा इशू आ जाता था, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेबल नहीं थे, मुश्किल काम था। कॉस्टली बिजनेस प्रोडक्शन था, बहुत मुश्किल काम था इसको बनाना, इनको डेवलप करना और इसे यूटिलाइज करना, ठीक। वर्क की पोटेंशियल, लाइक आप कहें कि वर्क के लेवल पे बात करें तो इनकी वर्क प्रोसेसिंग स्पीड भले ही उस समय के लिए अच्छी थी, लेकिन ये बहुत फास्ट नहीं हुआ करते थे, टाइम टेकिंग होते थे, ठीक है। और प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत लिमिटेड थी। पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था, डेटा स्टोर होना शुरू हो गया था, आप यूँ कहें कि डेटा स्टोरेज थी, लेकिन उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की मतलब ह्यूमन नीड होती है आमतौर पे। बेसिक यूटिलाइजेशन आप कह सकते हैं हो गया था। अब हम बात करेंगे, यहीं पे कई बुक्स में आपको थोड़े चीज़ें और देखने को मिलेंगी जो कि मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, कई जगह आपको कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। आमतौर पे कंप्यूटर खुद में एक कंप्लीट मशीन है ना। कंप्यूटर वर्ड जो है वो आया कंप्यूट से, जो कि आमतौर पे कहा जाता है लैटिन वर्ड है ना, जिसका मीनिंग है जो है वो डूइंग कैलकुलेशन, डूइंग कैलकुलेशन। तो कंप्यूटर वर्ड जो बना बेसिकली इसी से बना, द मशीन विच इज़ यूज फॉर डूइंग कैलकुलेशन, उनको हम कंप्यूटर बोलते हैं। लेकिन कुछ बुक्स में इसका आपको लाइक एब्रिविएशन देखने को मिलता है, इसका कह सकते हैं फुल फॉर्म देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कॉमनली
ठीक है, ऑपरेटेड या ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूजर या यूज्ड भी कह सकते हैं, यूज फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। देखिए ऐसा कुछ मतलब बहुत एब्रीविएशन पे मैं बहुत फोकस नहीं करता, आमतौर पे क्लासेस में ऐसे स्किप कर देता हूँ, लेकिन अब आप कहेंगे कि मैंने एक चीज़ स्किप कर दी है, इसलिए मैंने ऐसे बता दिया। देखिए बचपन में जब छोटे थे हम लोग तो ऐसे गेम खेलते थे कि जैसे मेरा नाम है कौशल, तो कौशल के फुल फॉर्म मतलब अच्छे फुल फॉर्म बुरे फुल फॉर्म बनाते थे, वही कुल मिला के कुछ ऐसे ही लोगों ने ये काम किया है, मुझे ऐसा लगता है बार बार, वरना ऐसा कोई फुल फॉर्म जैसा कुछ कॉन्सेप्ट होता नहीं है ना, और ना ही ऐसा कोई ऑथेंटिक बुक में लिखा हुआ है, बट यूटिलाइजेशन में है तो हम लोग कह लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी होता है। कंप्यूटर अपने आप में एक कंप्लीट शब्द है, इसका मतलब है कि अ मशीन विच इज यूज फॉर डूइंग कैलकुलेशन। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, सेकेंड जनरेशन के बारे में समझ लेते हैं। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इट इज ड्यूरिंग 1957। अभी देखिए 57 यहाँ लिखा, 57 से 63, अभी जब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया 1954 समवेयर था, तो इसमें जो लाइक सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, ये टू टाइप ऑफ डिवाइसेस इस्तेमाल करती थी, एक तो ट्रांजिस्टर और दूसरा था मैग्नेटिक कोर। ट्रांजिस्टर ज़्यादा फेमस हुए, इसलिए इनकी जो वैक्यूम ट्यूब को जो है इन्होंने रिप्लेस कर लिया। अब उस जनरेशन के कुछ प्रमुख कंप्यूटर IBM 1920, IBM 7094, ये सब क्वेश्चन पूछे नहीं जाने, CDC 1604, CD 3600, IBM 1401, ये सब कुछ फेमस कंप्यूटर थे उस जमाने के। कुछ इस तरीके से दिखते थे, है ना, ये बड़े से कंप्यूटर हुआ करते थे। मतलब अब देखें कि फर्स्ट जनरेशन में जो बड़े कंप्यूटर थे वो आमतौर पे अब थोड़े छोटे छोटे होने लगे, लेकिन फिर भी अभी इनका साइज बहुत लार्जर था। इनमें जो यूज़ होता था ट्रांजिस्टर, वो यहाँ पे दिखाया गया है ना, आपको ये देख सकते हैं, ये ट्रांजिस्टर है। आमतौर पे आप इसे रेडियो अगर आप इस्तेमाल करते होंगे तो रेडियोज में लगे होते हैं ट्रांजिस्टर्स, हालांकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में देखने को मिलते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक थे, ये पंच कार्ड लेते थे यूज लाइक इनपुट के तौर पे, पहले जनरेशन से छोटे थे। ठीक है, सर्किट में चेंज हुआ, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर लिया ट्रांजिस्टर्स ने। तो ये पूछा जाता है कि किस जनरेशन में क्या यूज़ किया गया, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब जो है ट्रांजिस्टर्स आ गए तो पावर कंजप्शन जो है वो कम हो गया, एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम हो गई। ठीक है, इसमें जो है कुछ मशीन लैंग्वेजेस का यूटिलाइजेशन होने लगा। ये पूछा जाता है कि मशीन लैंग्वेज का यूटिलाइजेशन किस जनरेशन में हुआ, हालांकि हम जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस पढ़ेंगे तो वहाँ भी देखेंगे। स्पीड की बात करें तो अब जो है डूइंग कैलकुलेशन थोड़े तेज हो गए, अब ये माइक्रो सेकेंड्स में किए जाने लगे, और कॉस्ट भी जो है वो पहले जनरेशन में जो बहुत ज़्यादा होती थी वो अब कम हो गई। साथ साथ आप कहें कि ये जो प्लेस रखने वाला प्लेस होता था वो भी कम हो गया, एक जगह से मूवमेंट कराना दूसरी जगह ये भी सही हो गया। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। क्या फ़ायदा हुआ इस कंप्यूटर, लाइक क्या फ़ायदे रहे होंगे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के, तो जैसा आपको मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बता दिया कि ये सारे फ़ायदे ही थे। ठीक, साइज़ कम हुआ, पहले कम, अब ये थोड़े रिलायबल हो गए, अब इन पर विश्वास किया जा सकता था। पावर लेस यूज़ करते थे और जनरेशन लाइक हीट जनरेशन कम करते थे, तो ख़राब होने के चांसेस भी थोड़े कम होने लगे, इसमें बेनिफिट हुआ। फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा फास्टर थे, और सेकेंड जनरेशन में जो है ये हुआ कि ये एक्यूरेसी जो है काम करने की या यू कहें कैलकुलेशन डूइंग की एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ गई। डिसएडवांटेज क्या रहे होंगे, डिसएडवांटेज अभी भी मतलब पहले जनरेशन से भले ही कम थे, लेकिन फिर भी हीट होता था तो कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट अभी भी थी, एक एडिशनल कूलिंग सिस्टम चाहिए होता था। ठीक है, आमतौर पे एक पर्टिकुलर समय बाद इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी थी। ठीक, कॉमर्शियल प्रोडक्शन बहुत टफ टास्क था, क्योंकि जनरल पर बहुत कॉस्टली होते थे उस समय के लिए, और कुछ ही स्पेसिफिक पर्पज़ में इसका इस्तेमाल होता था, मतलब जनरलाइज इस्तेमाल नहीं होता था। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, ये देख लीजिए आप कुछ इस तरीके से, हालांकि ये एप्पल का है, आप देख लीजिएगा एक बार, कुछ इस तरीके के कंप्यूटर्स आपको देखने को मिलेंगे, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आपने देखा भी होगा, अगर आपने देखा होगा तो CPU जो होता नीचे होता था, नीचे। ऐसे जब हम लोग ग्रेजुएशन में थे तो ग्रेजुएशन में हम लैब में एक कंप्यूटर रखा था जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था, ब्लैक एंड वाइट होता था, ब्लैक एंड वाइट कंप्यूटर था, तो उसमें जो है CPU आपको नीचे देखने को मिलता था, हम लोग जाते थे उसको चलाते थे, बड़ा टफ टास्क था। और
उसमें जो है कीबोर्ड उसी में इनबिल्ट होता था, बाहर से कीबोर्ड लगाए जाते थे बट उसी में इनबिल्ट हुआ करता था, जैसे कि इसमें देखने को मिलेगा। इसमें जो चेंज आया वो आया आईसी को लेके, आईसी यूज होने लगी ट्रांजिस्टर्स की जगह पे। जनरेशन का टाइम था 1965, लाइक मैंने आपको बताया था 65 से 71, 72, 73 के आसपास का, ठीक। आईसी यूज की जाने लगी इन द प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। अब जब ट्रांजिस्टर की जगह आईसी इस्तेमाल की जाने लगी तो आईसी का कॉन्सेप्ट वही होगा कि हीट कम जनरेट करेगा। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिन्हें HLL कह सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस, वो इस्तेमाल की जाने लगी, जैसे बेसिक, पास्कल, एल्गोल, कोबोल, फोर्ट्रान, ठीक है। ये सब थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस थी, ठीक। अब इसमें हमें क्या है, पंच कार्ड जो है वो रिप्लेस कर लिए गए माउस और कीबोर्ड से, तो उनके थ्रू हम ऑपरेट करते थे। अब ये मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट, मतलब एक साथ कई प्रोग्राम पे काम करना, एक साथ कई प्रोसेस कर लेना, ऐसी चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जा रही थी। ये इस जनरेशन के बारे में ये कहा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ये पहले ऐसे जनरेशन थे लाइक जिनमें कंप्यूटर जो है वो टेबल पे आ गए। जो आज के समय में आप टेबल वाले कंप्यूटर्स देखते हैं, ये थर्ड जनरेशन से आना शुरू हुए। ऐसे क्वेश्चन पूछा भी गया एक दो बार, तो उसको भी ध्यान रखेंगे आप। पहले वाले लाइक पुराने वाले जनरेशन से जो है वो छोटे थे, रिलायबल थे, फास्ट थे, इफिशिएंट थे, लेस एक्सपेंसिव थे, साइज स्मॉल था, मैंने बता दिया। इसमें कुछ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इस्तेमाल हुई थी, बेसिक, पास्कल, एल्गोल, कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल, PL1, ठीक। पंच कार्ड को जो है वो माउस और कीबोर्ड ने रिप्लेस कर लिया, ठीक। इंटीग्रेटेड सर्किट की टेक्नोलॉजी आई, और इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में मैंने आपको बताया, कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है आपको। अब इनके पास स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थे, इन्हीं को हम एडवांटेज के तौर पे भी देख सकते हैं कि अब स्पीड जो है वो बढ़ गई, आईसी यूज किए जाने लगे, हीट कम हो गई, ठीक। तो ट्रांजिस्टर्स को हटाया गया, रजिस्टर्स को, कंडेंसर्स को, इन सब का यूटिलाइजेशन अब कम हो गया, और अब एनर्जी के लेवल पे भी कम हीट जनरेट करते थे, तो एनर्जी यूज भी कम होती थी इनकी, है ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि आप अलग से आपको एसी या ऐसा कुछ लगाना पड़े, एयर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पंच कार्ड जो है वो हटा दिए गए, मैंने अभी बताया आपको, और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा दी गई। अब ये डेटा जो देते थे वो एक्यूरेसी पे काम करने लगे, काफ़ी एक्यूरेट डेटा देते थे। चूँकि ये डेस्क पे आ गए तो अब इससे ज़रूरत पड़ने पर एक जगह से दूसरी जगह लिया जा सकता था, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस किया जा सकता था, मूवमेंट कराई जा सकती थी। डिसएडवांटेज ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में क्या है कि अब उतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी एयर कंडीशन की, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत एयर कंडीशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ती थी। और उसके अलावा जब आईसी की मैन्युफैक्चरिंग होती थी तो उसमें बहुत हाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी, जो कि बहुत टफ टास्क था, है ना। आईसी चिप एक बार ख़राब होने के बाद उसकी रिप्लेसिबिलिटी में बड़ा टफ टास्क यूज़ होता था, लाइक बहुत मुश्किल काम होता था, और ये बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन थी। बात करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। इससे पहले आगे बढ़ें, अब हम पहुंच गए हैं कुछ इस तरीके के कंप्यूटर में जो आमतौर पे आपको देखने को मिलता है। इसमें यूज़ होते थे LSI मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और VLSI या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इनका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो आप कह सकते हैं 5 सेपरेट यूनिट में बट गए। इनपुट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसे आप CPU के थ्रू भी देख सकते हैं, मेमोरी और कंट्रोल यूनिट। तो फिजिकल लोकेशंस जो है वो बेसिकली हमने आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बताई दी कैसे यूज की जाती थी। इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर स्टार 1000, क्रे X ये सुपर कंप्यूटर था, डेक 10, PDP-11, क्रे 1 जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। और अब इनपुट डिवाइसेस अलग होने लगी, वो सब साथ में इनबिल्ट नहीं आती थी, तो इनपुट डिवाइसेस को रिप्लेस करना आसान हो गया, माइक्रोफोन इस्तेमाल किए जाने लगे, डेटा का प्रोसेसिंग आसान हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको फोर्थ जनरेशन में देखने को मिलेंगी। इसी में एक न्यू आर्किटेक्चर आता है जिसको वॉन न्यूमान आर्किटेक्चर भी बोला जाता है। तो वॉन न्यूमान आर्किटेक्चर में ये बताया गया कि बेसिकली इनपुट और आउटपुट तो हम आईपॉस में पढ़ चुके हैं, मेमोरी यूनिट भी आपने पढ़ा था, IPOS बताया मैंने आपको। तो अब CPU को दो पार्ट में देखने को मिला कि अर्थमेटिक कैलकुलेशंस और लॉजिकल कैलकुलेशन वो ALU करेगा, और बाकी कंपोनेंट को कंट्रोल करने का काम वो CPU करेगा। क्या फीचर्स थे? तो VLSI इस्तेमाल हुआ, है ना, और ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हुआ। ये पूछा जाता है अक्सर कि माइक्रो प्रोसेसर ना
किस जनरेशन में यूज़ हुए, तो आप कहेंगे 4th जनरेशन में। अब ये अफोर्डेबल हो गए, थोड़े सस्ते हो गए, ठीक है, इनका कास्ट लो हो गई तो पॉपुलैरिटी बढ़ गई। जिनके पास थोड़े बहुत भी पैसे थे वो उनका अब शौक हो गया, अभी शौक के बेस पे काम करने लगा। जैसे आजकल देखते हैं ना आप, लोग स्मार्ट वॉच पहन के घूमते हैं। पहले जब स्टार्टिंग में स्मार्ट वॉच इंट्रोड्यूस हुए तो बहुत महंगे हुआ करते थे। अभी मैं आगे आपसे बात करूंगा। एक अभी अभी देखिए एक रिंग आई है ना, बोट का एक रिंग है जो काफ़ी महंगा, करीब 8,000 के आसपास है, तो उससे कम लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी वही आपको दूसरी कंपनी जब आपको 1200, 1500, 2000 में देने लगेंगी तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग रिंग पहन के घूमेंगे, ठीक है। तो यही कंडीशन उस समय भी थी। नेटवर्किंग बढ़ गई अब सिस्टम के बीच में, लाइक नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आपको पता है 1969 में से एक्सपेरिमेंट होने शुरू हुए अर्पानेट के नाम से। आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना, तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नेटवर्किंग यहाँ पे बढ़ गई। अब कंप्यूटर जो है एक जगह से दूसरे जगह लाइक नेटवर्किंग थ्रू भी कंपोनेंट लाइक जोड़े जा सकते थे। प्रोसेसिंग पावर स्पीड भी आप बहुत तेज़ हो गई, मतलब पुराने जो कंप्यूटर्स थे उनसे बहुत तेज़ हो गई। हाई लेवल लैंग्वेजेस में और इजाफा हुआ, मतलब बढ़ोतरी हुई। बेसिक, पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रान, सी तो थे ही, और इसके अलावा आपको यहाँ देखने मिले पाइथन, जावा, ये सारे स्क्रीन, पेपर और बाकी सारी आउटपुट डिवाइसेस के तौर पे भी आप इसमें लाइक कह सकते हैं इंक्रीज देखने को मिला। उसकी टेक्नोलॉजी भी बढ़ती गई। 4th जनरेशन की एडवांटेज की बात करें तो बेसिकली अब इन्हें सिर्फ एक दो काम के लिए नहीं, वाइड रेंज के लिए इस्तेमाल किया जाए, जनरल पर्पस कंप्यूटर के तौर पे, ठीक। छोटे हो गए और चूँकि छोटे हो गए और कॉस्ट जो है वो कम हो गई तो लोग अक्सर इस्तेमाल करने लगे। हीट जनरेशन कम हो गई, एसी की रिक्वायरमेंट लगभग ना के बराबर रह गई। अब सिर्फ उसी में एक SMPS लगा के, है ना, उसके थ्रू कूल कर लिया जाता था। पोर्टेबल हो गए, छोटे हो गए तो पोर्टेबल होना सीधी सी बात है, पोर्टेबल हो ही जाएंगे, ठीक। अब छोटे से भी काम के लिए लोग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करने लगे। आमतौर पे जिनके पास भी थोड़ी बहुत कंफर्टेबिलिटी हुई वो उन्होंने परचेज कर लिया। GUI का इस्तेमाल किया जाने लगा। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस होगा। मतलब आप सिंपली हर चीज़ को अब आइकॉन के थ्रू एक्सेस करने लगे, पहले ऐसा नहीं होता था। तो यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा हो गई। इनके रिपेयर टाइम और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कम हो गए। साथ साथ अब इनकी कॉमर्शियल प्रोडक्शन बढ़ गई। हाई लेवल लैंग्वेजेस भी आए और उन्होंने लाइक हाई लेवल लैंग्वेज में मैंने जैसे आपको बताया पाइथन, जावा, ये सब आए, तो इनके थ्रू भी कंप्यूटर का यूटिलाइजेशन, उनके एप्लीकेशंस और बढ़ते चले गए। डिसएडवांटेज ऑफ 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या बात करेंगे तो बेसिकली क्या है कि इसमें जो है अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो एक ही दो निकल के आती है कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत टफ टास्क होती थी माइक्रो प्रोसेसर की, है ना, कटिंग एज टेक्नोलॉजी थी, तो इट इज़ लाइक वेरी, कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड, है ना। IC कैन बी मेड विद द हाई क्वालिटी एंड रिलायबल सिस्टम ऑन टेक्नोलॉजी। छोटी सी भी गलती होती है तो पूरा IC खराब हो जाता था। तो कई बार ऐसा हुआ जब स्टार्टिंग में जब ICs के कटिंग एज वाला मामला था तो उनको बनाना, मतलब आप कहें कि उनका डेवलपमेंट टफ टास्क था, तो इसलिए उनकी प्रोसेसिंग भी टफ टास्क थी, इसलिए वो बहुत महंगे हुआ करते थे जब शुरुआत में आए तो माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन अब चीज़ें बदली तो 5th जनरेशन कंप्यूटर में हम एंटर कर गए, तो हम पहुंच गए 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। इसे आसपास देखा जाता है 1991 के बाद का, और अभी तक कहा जा रहा है कि 5th जनरेशन कंप्यूटर्स चल रहे हैं। हालांकि कुछ एडवांस बुक में ऐसा कहा जा रहा है कि अब हम 6th जनरेशन में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम AI पे काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, बिग डेटा पे काम कर रहे हैं, है ना। इनके बहुत सारे एप्लीकेशन और इन पे बहुत सारा लाइक यूँ कहें इंटरव्यू टाइप का, या यूँ कहें कि एक वार्ता हमने रेडियोस पे दी है, तो आपको ज़रूरत होगी तो मैं उसे अपलोड करूँगा अपने चैनल पे। उसे मैं बेसिकली अपलोड इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि उस पर कॉपीराइट है ऑल इंडिया रेडियो का, तो मैं उससे बचता हूँ, है ना। 5th जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बाद इंट्रोड्यूस हुए, सीधी सी बात है। अब इसमें और मॉडर्न लैंग्वेज आ गए जैसे R, C++, C#, जावा, जो कि 4th जनरेशन में ही आ गए थे, लेकिन अब उसे और इम्प्रूव किया गया। अब इसमें एक नई चीज़ देखने को मिली कि कंप्यूटर में खुद को सोचने की, खुद से सोचने की क्षमता डेवलप करने लगे लोग, और इसे कहा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन फिलहाल अभी आप ये इतना समझिए कि इस समय जो है वो कंप्यूटर्स को सोचने की क्षमता डेवलप कराई जाने लगी, ठीक। रोबोटिक्स में इस्तेमाल होने लगा, न्यूरल लैंग्वेज का इस्तेमाल होने लगा, इन सब के बीच में चर्चा होने लगी कि कैसे हम इसे डेवलप कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं, हालांकि इससे भी एडवांस।
जिस रिंग की बात मैं कर रहा था वो ये है। तो ये अभी तो फ़िलहाल मैंने देखी है रिसेंट में, तो बोट नाम से एक कंपनी है जो कि मतलब आप कहें कि क्या क्या बनाती है, वॉचेस बनाती है, ईयरफोन्स बनाती है, बेसिकली ईयरफोन्स बनाती है ना। तो वो और डिवाइसेस बनाती है वेरेबल, तो उनमें से एक ये भी उसने इंट्रोड्यूस किया है। ये है आपका ULSIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि देखने में बहुत छोटा होता है, काम बहुत बड़े लेवल पे करता है। तो क्या क्या फीचर होंगे 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, तो ULSIC इस्तेमाल की गई, मैंने बताया। न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात होने लगी, अब इसमें डेवलपमेंट फेज में है, हालांकि अभी भी है। AI की बात होने लगी, AI जो पुराना लेवल पे सिर्फ एक कल्पना थी, आप कह सकते हैं, सिर्फ सोचा जा सकता था, अब वो बन रहा है। पैरेलल प्रोसेसिंग जो है वो इस्तेमाल की जाने लगी, एक साथ कई प्रोसेसिंग के कई प्रोसेस किए जा सकते थे। और यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट लाया गया, मल्टीमीडिया फंक्शन ऐड किए गए ताकि ये और पॉपुलर हो सके। ठीक, छोटे और कम प्राइसेस में इसे डिलीवर किया गया लोगों तक। ये पोर्टेबल हो गए, एक जगह से दूसरी जगह, अब वेरेबल भी हो गए, है ना। तो कंप्यूटर की मतलब कंप्यूटर पर लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ने लगी, और अब ये धीरे धीरे बहुत कम एक्सपेंसिव भी होने लगे। मतलब आपको एक नॉमिनल सिस्टम अगर आपको चाहिए तो आपको 12,000 रुपये तक भी नया सिस्टम मिल सकता है, अगर आप कस्टमाइज लेवल पे लेंगे तो 12-13 हज़ार रुपये में, है ना। और यूट्यूब पे तो आपको देखने को मिलता होगा 6,000 में लैपटॉप ले जाओ, हालांकि वो रिफर्बिश्ड होते हैं, है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, इसलिए इट इज़ ईजियर टू मैन्युफैक्चर द कॉमर्शियल सेटिंग। तो ये भी कॉमर्शियल सेटिंग के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ऑपरेट करने के लिए। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों में कंप्यूटर का इस्तेमाल भी होने लगा ना, जैसे हर सेक्टर में तो आप कंप्यूटर का इस्तेमाल देखने को पाते हैं, तो इसलिए इनका यूटिलाइजेशन भी बढ़ा। एडवांटेज क्या थे इनके, तो एडवांटेज के बेस पे बात करें तो ये तेज़ थे, पुराने जनरेशन वाले कंप्यूटर से तेज़ थे, आसान हो गया रिपेयर करना। अब कोई बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा लिखा है, उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, फिर भी वो कर सकता है, छोटी मोटी रिप्लेसमेंट तो करी ही जा सकती है। जैसे आप खुद से रैम लगा सकते हैं, खुद से SMPS जोड़ सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मदरबोर्ड का इशू नहीं है तो आमतौर पर कोई भी कर सकता है उसे। साइज में स्मॉलर होते गए पुरानी जनरेशन्स के, कम वेट होने लगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट प्रोसेस में है, पैरेलल प्रोसेसिंग यहाँ पे प्रोग्रेस कर गई, और सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी आ गई, जिससे आकार जो है वो बहुत छोटे हो गए। मैं अक्सर क्लासेस में आज से 5-6 साल पहले कहता था कि इट कैन बी पॉसिबल कि आपको कुछ समय बाद ऐसा दिखे कि आपको कंप्यूटर फिंगर टिप्स पे दिखे। तो फिंगर टिप्स पे तो अभी क्या नहीं कह सकते, मतलब मैं अभी ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने, लेकिन मैंने ये देख लिया है कि अब एक रिंग आ गई है जो मेरी बात को लगभग वो सही करती जा रही है। डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते थे, डिसएडवांटेज में आप देखिए, यूजुअली सोफिस्टिकेटेड हो गए, और कई बार अगर प्रोग्रामिंग लेवल पे बात करें तो सोफिस्टिकेशन के बाद कई बार ये डिफ़िकल्ट हो जाते हैं यूज़र के लिए। तो चूँकि ये अब बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स आ गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि उनको मॉनिटर करना टफ टास्क होता जाता है, और कह सकते हैं कि आपकी मशीन का डेटा कहीं इधर उधर कर सकते हैं, है ना। ये सब बहुत बेसिक से कंसर्न जताए जा रहे हैं, हालांकि इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ अभी मैं इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो व्हाट्सएप पे हमें भेजिए, ये नंबर है हमारा, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम इस इनिशिएटिव को और आगे बढ़ा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।